अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट नसीम अख्तर ख़ान और आप आज मेरे साथ देख रहे हैं डेली टॉप पॉइंट और मेरे साथ मिसेस उस्मान बैठी हैं और ये हमारे साथ अपनी स्टोरी शेयर करेंगे जो हमें पाकिस्तानियों को बड़ा एक होता है कि हम बाहर चले जाएं, हम रात रात अमीर हो जाएं और बाहर की हम नेशनैलिटी गेन कर लें और हम बड़े ख्वाब देखते हैं और उन ख्वाब को देखते देखते हमारे साथ जो है ना क्या क्या वारदातें हो जाती हैं और कैसे कैसे जुराइम से हमें जो है ना पालना पड़ता है और हम कैसे इन जुराइम से फिर निपटना जानते हैं कि नहीं। हम इसके बारे में भी मालूमात देंगे और इनके साथ हुआ क्या, इनकी कहानी जानेंगे इन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मिसेस उस्मान, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी, आप कौन से मुल्क जाना चाह रही थी? मैं बेसिकली जो मैं आई थी, मैं साउथ अफ्रीका से आई थी और मैं वहाँ से सोच के आई थी कि अब नेक्स्ट जो है ना मेरा प्लान, मैं कनाडा जाना चाहती थी। मुझे कनाडा जाना था, तो उसके लिए मैंने फिर एक अप्रोच मुझे किसी ने बताया। एक थी जिनका नाम था आसिया। आसिया थी मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे बताया कि आसिया ने मेरा वीज़ा लगवा दिया और मेरा कनाडा का हो गया, तो आपने भी अप्लाई करना है तो आप कर लो, ये आपका काम करवा देंगी और ज़्यादा ये पैसे वगैरह भी नहीं लेती हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी उनसे करके देखती हूँ। तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड उनके पास गए, हमारी उनसे एक मीटिंग हुई। उन्होंने हमें सारा ब्रीफ किया कि मैं कनाडा से मंगवाऊंगी, आप लोगों के लिए स्पॉन्सर लेटर मंगवाऊंगी, फिर मैं आप लोगों का विज़िट का करूंगी। उसने हमसे कुछ पेमेंट डन की। उसने पहले बोला कि आप मुझे जो है ना तकरीबन 2 से 3 लाख आप मुझे पहले देंगे, उसके बाद जो बाकी पेमेंट है वो जब आप वहाँ पे जब आपके टिकट्स हो जाएंगे आपने मुझे तब देनी है। हमने उसके साथ ठीक है, हमने उसके साथ ये कर लिया कि ओके। उस टाइम मेरे पास एक बेटी थी मेरी ना, और वो थी मेरी बेटी कुछ मंथ्स की थी, 2 मंथ्स की मेरी बेटी थी। हमने उसके साथ एक एग्रीमेंट कर लिया, प्रॉपरली एग्रीमेंट हुआ। उसने एग्रीमेंट किया, उसके वो अपने घर पे डील करती थी, ये ना अपना जो ड्राइंग रूम था उसमें वो डील करती होती थी। वहाँ पे उसने हमारे साथ एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट हो गया, हमने उसको पेमेंट कर दिया और उसने जो अपना ये जो वर्क है स्टार्ट कर दिया। और फिर हुआ यूँ कि उसने, ये बात है अगस्त की, अगस्त में हम उसके साथ ये एग्रीमेंट करते हैं। उसके बाद उसने हमसे फॉर्म फिल वहीं पे करवाए, फॉर्म हमने फिल किए थे, हमारे सामने फिल किए थे, और उसने मुझे एक स्पॉन्सर लेटर भी दिखाया था जो उसने कनाडा से मंगवाया था। ये हम लोगों का वो विज़िट का करवा रही थी काम ना। फिर उसके बाद ये है कि उसने बोला कि आपका ऑनलाइन मैंने अप्लाई कर दिया है, तो फीसेस भी मैंने पे कर दी हैं, तो इंशाल्लाह अब आपकी बहुत जल्द बायोमेट्रिक्स आ जाएंगी। इस तरह अगस्त से लेके दिसंबर तक वो हमें ऐसे ही घुमाती रही, हमारे बायोमेट्रिक्स नहीं आए। और दी एंड मुझे आज भी याद है 4 जनवरी थी जब उसने हमें कहा कि आपकी ये बायोमेट्रिक्स की डेट है, आप लोग चले जाइएगा बायोमेट्रिक्स करवाने। और हम लोग फिर 4 जनवरी को बायोमेट्रिक्स करवा के आए हैं। 4 जनवरी के बाद बायोमेट्रिक्स करवाने के बाद उसके बाद फिर वो हमें इसी तरह ही घुमाती रही। मई, उसके बाद मई आ जाता है और मई में उसने हमें बोला है कि आपका एक लेटर आया है, वो लोग आपसे मांग रहे हैं पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट। हमने कहा ओके। हमने उसको मई में पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट दिया और फिर उसके बाद उसने हमें तकरीबन, यानी कि इस चीज़ को 1 साल हो गया था, इस प्रोसेस को तकरीबन 1 पूरा साल हो गया था। और फिर उसने मुझे इसी तरह घुमाती रही हमें। इवन वो इतना बड़ा स्कैम था कि हमें एम्बेसी से कॉल आती थी, जो एम्बेसी का नंबर था, क्योंकि आपको पता है गूगल पे आजकल सब कुछ निकल आता है। मैंने सर्च किया हुआ था कि ये एम्बेसी, उस पर लिखा आता था। इवन के ईमेल्स आती थी, जो उसने अकाउंट बनाया हुआ था वहाँ पे एम्बेसी से ईमेल आती थी। उसने तकरीबन इन तमाम चक्रों में, तमाम चीज़ों में हमें तकरीबन उसने मुझे 2 से ढाई साल घुमाया। इवन कि मेरा बेटा, जब मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा बेटा होने वाला हो गया, उसने मुझे घुमाया और उसने मुझे बोला कि आपके वीज़े, अब पासपोर्ट भी उसने ले लिए हमसे, उसी दौरान उसने हमसे पासपोर्ट भी ले लिए। कि हमारी बेवकूफ़ी थी, वो कहते हैं ना इंसान की जब अकल पे पत्थर पड़ते हैं सब कुछ जानने के बावजूद भी, कि पासपोर्ट तो हम खुद सबमिट करवाएंगे, वो तो हमने खुद जाके वहाँ पे जायरिस में जमा करवाने थे। नहीं, सॉरी टू से, जैसे हमें बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होता है। हम अब तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, हर प्रोसेस आपका जो है ना ऑनलाइन होता है और आपको सारी अवेयरनेस होती है। हमें जो ज़रूरत पड़ती है सिर्फ एजेंट की पड़ती है टिकटिंग और वीज़ा लगवाने के लिए। आपने इतना ट्रस्ट किया और इतना क्यों घूमी? बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। एक तो सबसे पहले मैं आपको ट्रस्ट की बात ये करूँगी कि जब आप किसी का, अब मेरा मानना ये है कि जब भी आप किसी से कोई भी काम किसी के साथ करें, आपके बिजनेस टाइज हों या कुछ भी, सबसे पहले उसके साथ आप रिलेशन में ना, रिलेशन मीन्स बहन बना लिया, भाई बना लिया। जब आप ये चीज़ें कर लेते हैं ना, तो फिर आपको अगर कुछ गलत लग भी रहा फिर भी आप कह नहीं सकते, फिर वो आप अपने एक रिश्ते का पास रखना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले बड़ी मिस्टेक ये हुई। फिर उसके बाद वो जो कॉल्स थी ना,
एम्बेसी से कॉल आ रही है, आगे से गोरा बोल रहा है बिल्कुल ना, उसने बात की है, मेरे हस्बैंड से पूछा, क्योंकि मेन एप्लीकेंट मेरे हस्बैंड ही थे, उनसे पूछ रहा है वो, फिर उसके बाद ईमेल्स आ रही। तो हमने कहा कि ओके ऐसे भी होता होगा, आपको पता है नहीं पाकिस्तानी। नहीं नहीं, गोरा से जो बोल रहा था, हमारे जो इंग्लिश का निज़ाम अब बनता जा रहा है, अब तो हर कोई गोरा सिस्टम लैंग्वेज में बोलना चाहता है। हमारी जैसे रात की शिपिंग लोग करते हैं, शिपिंग हमारे पाकिस्तान में बहुत है, कार शिपिंग का काम करते हैं, वो भी सारी लैंग्वेज जो है ना गोरा टाइप बोलती हैं। आपने इतना एनालिसिस नहीं किया कि क्या वाकया ही ये रियल है या आप इस किसी के फ्रॉड का हिस्सा बन रही हैं, ये आपके जहन में कभी ना आया? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बात सिर्फ गोरे तक की नहीं थी। देखिए, जो अपनी इन्फॉर्मेशन मेरी ये भी थी कि एम्बेसी का नंबर तो कम से कम कोई यूज़ नहीं कर सकता ना, कि आपको एम्बेसी से कॉल आ जाए, और वो एम्बेसी का ही नंबर था, क्योंकि मैंने उसको वेरीफाई किया। आपके गूगल से भी आप निकालें तो इस्लामाबाद एम्बेसी का जो नंबर निकलता है, आपका सारा नंबर वो था। बस वो कहते हैं ना कि जब इंसान का ऊपर कोई ऐसा कुछ होना, तो इंसान की जो अकल है ना, वो भी, मैं तो अपना ही कसूर निकालूंगी, ये हमारा ही कसूर है, क्योंकि इंसान आपके साथ धोखा या फ्रॉड तभी करता है जब आप उसको मौका देते हैं। उसको मौका हमने दिया। लेकिन एम्बेसी तक पहुंचना, हमारा जो अभी भी जो चल रहा है, रिसेंटली भी जो कानून चल रहा है, या एम्बेसी तक अप्रोच चाहिए, आपके पास एक लेटर आता है, आपको बाकायदा एक कॉल आती है, और कॉल पे जो है ना सारी चीज़ें, वो आपका आईडी कार्ड नंबर बोलते हैं, वो आपका पासपोर्ट नंबर बोलते हैं, वो आपका मदर नेम्स पूछते हैं, तब आपको आइडिया होता है कि ये सब कुछ जानते हैं। आपको ज़रा भी नहीं लगा कि ये एम्बेसी का नंबर तो हो सकता है कि नौसरबाज हूँ, क्योंकि आजकल नौसरबाजी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। आपने इतने सारी चीज़ें देखी होंगी, आपको कुछ समझ में नहीं आया? अच्छा, पहली बात है कि ऐसा कभी तो फ्रॉड हुआ भी नहीं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली में आते जाते रहते हैं सब। मैं खुद भी साउथ अफ्रीका होके आई हुई हूँ। लेकिन अच्छा, उन्होंने ये सब पूछा। सबसे पहले उन्होंने मेरे हस्बैंड का नेम पूछा, उसके बाद उन्होंने डेट ऑफ बर्थ पूछी, मदर नेम पूछा, यानी कि वो बिल्कुल उसी पैटर्न पे चल रहे थे। यानी कि वो जो पीछे से एक प्लानर थे ना, वो लोग शायद हमसे ज़्यादा प्लानिंग करके बैठे हुए थे, जो हम वहाँ तक ना पहुँच सके। फिर मैं आपको बार बार कहूँगी एक ही बात, कि असल में बिलीव हम लोगों ने, वाकई ये हमारी मिस्टेक है कि हमने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन कर लिया था। जो आपको कॉल करने वाले थे वो आपको बताते थे उस्मान की मदर का नेम ये है, उस्मान फलान जगह से बिलोंग करता है, इस्लाम जो उस्मान है उसका जो है डेट ऑफ बर्थ और डे ये है, ऐसा कोई सवाल नहीं उसने किया? बिल्कुल किया था उन्होंने, बल्कि वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ से वेरीफाई किया है। फिर मदर, उन्होंने बिल्कुल प्रॉपरली वही किया जिस तरह होता था, यानी कि मदर नेम भी उन्होंने फिर बता दिया, क्योंकि सारी बात है ये स्कैम में थी, इसको मदर नेम पता ही था, क्योंकि ये पहले ही जो भी ये बातों में इस तरह हमसे ले चुकी हुई थी। असल में हम लोग वैसे नहीं हैं कि हमने किसी से धोखा किया तो हमारा शायद माइंड वहाँ तक जा नहीं सकता था। लेकिन आपको पता है, लोग लालच, मैं तो लालच भी कहूँगी, शायद मुझे कनाडा जाने का इतना वो था कि उसमें भी शायद मुझे ये था कि नहीं ठीक है, ओके जो ये कह रही हैं। इन्होंने हमसे पासपोर्ट ले लिए, फिर मैं आपको ये सारा बताती हूँ ना कि इसने आगे फिर किया किस तरह। हमसे पासपोर्ट ले लिए, और फिर इसने पासपोर्ट, मुझे कुछ पिक्चर्स ये देखो, इवन के जो आपका जो जेरस जिसको बोलते हैं ना आप लोग, जहाँ पे पासपोर्ट आप लोग सबमिट वगैरह करवाते हो, जो गंगाराम में लाहौर में जो है, इसने मुझे वहाँ की लिस्ट भी दिखाई, पिक्चर भेजी कि ये देखो आप लोगों का नाम आ गया, आप लोगों के पासपोर्ट बस आ गए हैं। असल में ये वेट किस चीज़ का कर रही थी, हम लोग बहुत उन दिनों में हुए हैं, क्योंकि मेरा उस टाइम, जो आपको पता है कि आप 8 मंथ में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, मेरा था भी सी सेक्शन, लेकिन उसके बावजूद मैंने ये रिस्क लिया। और इवन किसने मुझे बोला कि पासपोर्ट आगे बस आप लोगों के पास पहुंच जाएंगे। उन दिनों आपको याद है वो हुआ होगा, ये हुआ था अभिनंदन वाला हुआ था, और आप लोगों के एयरबेस सारी बंद हो गई हुई थी ना। लेकिन हम लोगों ने बड़ी कोशिश की, मेरे हस्बैंड ने, कि सिर्फ एक मेरी टिकट ही निकल आए ताकि मैं चली जाऊं, क्योंकि मेरा टाइम भी कुछ ऐसा चल रहा था। अभी उसने पासपोर्ट नहीं दिए थे, लेकिन हम लोग ये थे कि ओके कि इसने करवा दिया है, वीज़े भी हो गए हैं, तो हम एक टिकट ही एक ले लें। वो भी नहीं हमें खैर मिल सकी। और उसने फिर जो वो सारी गेम थी उसने इस तरह से प्लान की हुई थी, जब मैं उसको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रही थी, उसने फिर ये किया कि जिस दिन मेरा 11 मार्च को बेटा होता है, वेरी नेक्स्ट डे वो ला के पासपोर्ट मेरे हाथ में देती, जिसके ऊपर वीज़े स्टैंप थे, जिसके ऊपर वीज़े बिल्कुल स्टैंप थे। अच्छा, वो टाइम फिर ऐसा था फिर लिया है कि हमने भी, अब बेटा हो गया, बेटा छोड़ के तो नहीं मैं जा सकती, क्योंकि उसका वीज़ा ही नहीं था। इसने फिर हमें वही कि इसका भी लग जाएगा, हो जाएगा। हम 3 लोगों के वीज़े थे, मेरा, मेरी बेटी का, मेरे हस्बैंड का। फिर उसके बाद अच्छा, हम लोगों को शक भी होता था, हमें कहीं ना कहीं अंदर से होता था। हम लोग काफ़ी जगह पे घूमे हैं, हम लोग ये जो आपके जो जहाँ से आप टिकट्स वगैरह बाय करते हैं, हम वहाँ भी गए हैं। हमने इवन के पैसे दे के भी चेक, हमें सब ने वीज़े ओके हैं, ओरिजिनल है, हमें लोग ये कहते रहे, हमें मेल्स आते रहे, साथ लेटर, यानी कि एक पूरे प्रॉपरली वो चल रही थी। दी एंड एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हम लोगों ने फिर कहा कि मेरे बेटे का भी इसने पासपोर्ट हमसे जमा करवा दिया। वो हमने खुद अपने हाथ से बायोमेट्रिक्स करवाए, बेटे का पासपोर्ट जाके जमा करवाया मैंने कि उसका भी लग जाएगा, लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। फिर हमने खुद जो किया ना, जो एंड हो गया था, अब आप देख लें कि इस काम को दिन के 3 साल होने वाले थे। तो मैंने
डायरेक्टली एम्बेसी से कांटेक्ट कर लिया, उनको ईमेल की, उनको अपने पासपोर्ट की जो इसने लगवा के दिया हुआ था वो सारा हमने वो किया। और फिर वहाँ से हमें कोई हफ्ते बाद मेल आती है कि आपका यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आप लोगों को जो एप्लीकेशंस आई थी वो रिजेक्ट हो गई, रिफ्यूज़ हो गया था वीज़ा, कोई वीज़े इशू नहीं किए गए। उसके बाद फिर हमने एक हमारे थे भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, अब तो उनकी डेथ हो गई, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने फिर सारा ट्रेस करके बताया कि इन लोगों ने एक डोमेन बाय की हुई थी, किस तरह इन लोगों ने एम्बेसीज के उस नंबर को भी जैसे हाईजैक करके ये लोग कॉल करवाते थे, ईमेल्स भेजते थे, वहाँ से फिर ये सारा जो है हमारे सामने खुला। और जब हम इसके घर हम गए हैं, जाके बैठे हैं, तो फिर ये हमारे पाँव में बैठ गई थी कि मुझे माफ़ कर दें, मुझसे मैं उस टाइम क्राइसिस में थी, पैसे भी इसने हमसे ले लिए थे, इसने हमसे पैसे भी ले लिए थे, हम इसको पैसे भी दे चुके थे। और हमने इसको बड़ी दफ़ा कहा कि आपको अगर पैसों की ज़रूरत थी आप पैसे बताते हैं, आपके साथ एक रिलेशन बनाया था, आपको बहन बोला था। आपको पता है हम पाकिस्तानी जिसको बहन भाई बोल दें हम लोग तो फिर बड़ा उनके साथ सिंसियर हो जाते हैं, वो अलग बात है, आगे से वो फिर बहन भाइयों वाला हमारे साथ करे ना। वहाँ फिर इसने हमें बताया, वहाँ फिर ये मानी, मेरे पास वीडियो है, मेरे पास सारे प्रूफ हैं, पासपोर्ट पे अभी तक वो स्टिकर्स भी लगे हुए हैं, मेरे पास ईमेल्स भी पड़ी हुई हैं, मेरे पास इसकी वीडियो भी मौजूद है। हम तो चाहेंगे कि आप हमारे साथ सारी वो जो प्रूफ हैं वो हमारे साथ शेयर करें, ताकि हमारे ये जो आपकी आवाज़ है नाजरीन तक पहुंच सके और मज़ीद कोई फैमिली इस तरह के जो है ना स्कैम का हिस्सा ना बन सके। तो हमारी कोशिश होगी कि आप हमें सारे प्रूफ दें ताकि हम लोगों के साथ शेयर करें और आपकी आवाज़ आवाम तक पहुँचाएँ, क्योंकि हमारे इस चैनल का मकसद है जहाँ जुर्म वहाँ हम। तो जहाँ जुर्म होगा हम वहाँ पहुँचेंगे, उनकी जुर्म मुजरम के साथ जो है पूरा इंसाफ करेंगे और जुर्म करने वाले को तो हम पूरे मनकते अंजाम तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। तो आप जो है आपको उसके बाद जब आपको सब कुछ लगा कि कुछ भी नहीं हमारे पास बचा, तो आपको कैसा लगा? फिर फैमिली क्राइसिस में तो आई होगी। देखें, जो पैसों की बात अगर मैं करूँ ना, देखिए वो तो जो थे वो हो गए, और मेरा तो अल्लाह पे ईमान है कि जो आपका है ना वो आपका ही है, और जो आपके पास नहीं है, जो निकल गया या चला गया, उसको तो आप माने ना। लेकिन ये है कि जो आपका वक्त होता है ना, आप एक इमोशनली एक चीज़ के साथ अटैच हो जाएं। तो मैं तो अपने आप को, मैं तो शदीद डिप्रेशन में चली गई थी, क्योंकि मैंने 4 साल दिए थे, पूरे 4 साल। आप कम टाइम नहीं होता है 4 साल, आप 4 साल एक चीज़ के साथ जुड़े रहें। मेरा टाइम, मुझे इस चीज़ का दुख था कि मेरा टाइम वेस्ट किया उसने, मुझे इस चीज़ का था कि इसने मेरे इमोशंस से खेला है, क्योंकि वो मेरी तमाम सिचुएशंस जानती थी, उसको पता था कि यहाँ से एक शौक़ तो अलग चीज़ थी, मेरे साथ और भी कुछ प्रॉब्लम्स थे जो मैं यहाँ से जाना चाहती थी। उसके बावजूद उसने जो है ना, लेकिन इन सब के बावजूद भी, उसकी एक बेटी थी, वो खुद भी एक सिंगल मदर थी, वो अपनी बेटी के लेकर, उसके बावजूद हमने उसको रिलीफ दिया, हमने पुलिस को या FIA को बीच में नहीं डाला। उसने, मेरे पास वीडियो मौजूद है, मैं इंशाल्लाह आपको सारे प्रूफ दूंगी। तो और मैं अब इसलिए जिक्र इसलिए कर रही हूँ, मैं शायद ना करती, क्योंकि मुझे बाद में पता चला है उसने हमारे बिहाफ पे मेरे हस्बैंड के बिज़नेस के कितने लोगों को टच करके और उनसे कितने करोड़ों रुपए वो ले चुकी हुई थी, और सबके साथ ये गेम चला चुकी हुई थी। ये जब बाद में मुझे पता लगा, मुझे बड़ा दुख हुआ कि हमने गलत किया। हमें उसी टाइम हम तरस कर गए थे उसकी बेटी का। हम भी बेटियों वाले हैं, बेटियां सबकी एक जैसी होती हैं कि चलें इसकी बेटी है, सिंगल है, कोई बात नहीं, इससे गलती हो। क्योंकि मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, जैसे वो कह रही है ना कि मुझसे मिस्टेक हो गई, गलती हो गई, तो हमने उसको इस चक्कर में ना, पुलिस वाले चक्करों में फिर उसको डाला नहीं था। लेकिन पुलिस वाले चक्करों में तो आपने उसको बचा लिया, उन्होंने आपका ये भी ख्याल नहीं किया कि आपके तवस्सुल से कितने लोगों को उन्होंने टार्चर किया, कितने लोगों से उन्होंने पैसा हथियाया, कितने फैमिलियों को उन्होंने उजाड़ा। तो क्या उनको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए थी? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए थी। मैंने आपको पहले भी बोला ना कि बस हम ज़रा थोड़ा सा, असल में वही पाकिस्तानी हम लोगों को, मैंने आपको बोला ना, फिर बोल रही हूँ कि हम लोग ऐसे ही है कि बहन भाई बना के और फिर इमोशन में बह जाने वाले लोग हैं। हम लोग तो अपना कितना कितना कुछ लुटा देते हैं एक बहन भाई के रिश्ते को निभाने के लिए सिर्फ। तो बस इसी वजह से हमने उसको ज़रूर किया। लेकिन मुझे अब सही में मैं बल्कि अगर मेरे वो लोग भी सुन रहे हो जिनको उसने किया है हमारा दिखा के बता के, मैं तो उनसे भी बल्कि अपोलोजाइज़ करूँगी कि नहीं, मुझे अब ये फील होता है कि हमारी वजह से अगर किसी और के साथ भी हुआ है तो ये गलत है, हमें इसको ओपन कर देना चाहिए था। लेकिन हम सिर्फ उसका लिहाज करें, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो एक औरत है ना, वो जब सिंगल, जब उसके सर पे हस्बैंड या उसके सर पे कोई उसका बाप, ऐसी चीज़ें नहीं है तो फिर उसकी इज़्ज़त कोई नहीं है, जो साफ सीधी सी बात है। मैं ये चीज़ मानती हूँ। बीच में उसकी मदर की डेथ हो गई, फादर की डेथ हो गई, बस ये कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी कि हम लोग भी थोड़ा उसके साथ ना इमोशनली, और हमने कहा चलो ठीक है, हम आपके साथ कुछ नहीं करते, लेकिन ये है कि आप हमारे पैसे वापस करें, और ये है कि नेक्स्ट आपने जिसका भी लिया ना उन सब के आप वापस करें। लेकिन वो फिर नहीं सुधरी और उसने हमारे कुछ अमाउंट वापस की और बाकी अमाउंट वो गायब हो गई।
वो गायब हो गई। लेकिन ये है कि उसके बाद अल्लाह ताला का ऐसा करम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, हमें कहीं ना कहीं से जो, क्योंकि हमारे हक हलाल के थे वो हमने उसको ट्रेस कर ही लिया और वो निकलवा ही लिए। और उसके बाद जहाँ जहाँ हो सका ना हमने सबको उसके बारे में बताया और सबको कहा कि आप इनके साथ अपने मामलात जो है ना वो सेटल कर लें। जी, तो नाज़रीन, इस तरह की जो ख्वाहिशात हमारी होती है पाकिस्तान से जाने की, और जो है ना हम किसी पे ट्रस्ट कर लेते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए हमें अपना जो कानूनी तरीका उसको अपनाएं, अपने प्रोसेस को जो है वो कानूनी तौर पे रखें। आप विज़िट वीज़े पे जा सकते हो, उसके लिए बहुत सारी सहूलतें हैं। अगर आप थोड़ी अप्रोच रखें, सेंस रखें, तो आप कामयाबी से पाकिस्तान से जा सकते हैं और एक अच्छे वे में जा सकते हैं। ऐसे किसी फ्रॉड का हिस्सा बनने से बेहतर है कि आप अपने मुल्क में रहें, यहाँ मेहनत करें और अल्लाह पे तवक्कल करें और बेहतरीन इंसान बने, ना किसी का नुकसान करें, ना जुर्म का हिस्सा बने। इसी के साथ दीजिएगा नसीम अख्तर ख़ान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।